क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जैसे कोई जादुई ताकत होती है? वो बिना कुछ बोले माहौल को अपने हिसाब से बदल देते हैं। ना चिल्लाते हैं, ना किसी से मिन्नतें करते हैं, बस चुपचाप खुद को पीछे कर लेते हैं और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। माहौल की ऊर्जा बदल जाती है, लोग सवाल करने लगते हैं, पीछा करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप भी ऐसा ही करें, अगर आप हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना छोड़ दें, अगर आप जवाब देने की जगह खामोशी को चुने, गुस्से से फट पड़ने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाएं, क्या होगा तब? यही असल बात है। जब आप हर वक्त सबके लिए भावनात्मक, शारीरिक या मानसिक रूप से हाजिर रहना बंद कर देते हैं, तो दुनिया परेशान हो जाती है, क्योंकि लोग आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके जज्बातों और आपकी समझ में आने वाली आदतों से आपको कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। मगर जिस दिन आप खुद को पीछे खींच लेते हैं, पूरा खेल बदल जाता है। और जो लोग ये समझते थे कि वो आपको जानते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कार्ल युंग ने कहा था, हर वो चीज जो हमें दूसरों में चुभती है, वो हमें खुद को समझने का मौका देती है। अब जरा सोचिए, जब आप पहुंच से बाहर हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बेचैन कौन होता है? किसे गुस्सा आता है? कौन आपको उकसाने की कोशिश करता है ताकि आप कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया दें? ये सब बातें असल में दूसरों के बारे में ज्यादा बताती हैं, आपके बारे में नहीं। और सबसे ज्यादा ये दिखाती हैं कि आप अब भी किस तरह बिना जाने दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। आप खुद को बार बार दूसरों को खुश करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, या ऐसे लोगों को खोने के डर से देते रहते हैं जो शायद कभी सच में आपके साथ थे ही नहीं। और हर बार जब आप जबरदस्ती हाँ कहते हैं, तुरंत जवाब देते हैं या भावनात्मक रिएक्शन देते हैं, आप अपनी ऊर्जा का एक टुकड़ा खो देते हैं। दिन के अंत में आपके पास क्या बचता है? थकावट, निराशा और एक ऐसा खालीपन जिसे आप शब्दों में नहीं कह सकते। और इसकी वजह है, आप उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं जो आपकी एक खामोशी तक के काबिल नहीं है। ये वीडियो दुनिया से मुंह मोड़ने के बारे में नहीं है, ये खुद को चुनने के बारे में है। ये उस सफर के बारे में है जिसे कार्ल युंग ने इंडिविजुएशन कहा, यानी खुद को पूरा, असली और मुकम्मल बनाना। और ये सफर तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि खामोशी कभी कभी 1000 दलीलों से ज्यादा ताकतवर होती है, कि जब पीछे हटना भागने की वजह से नहीं बल्कि समझदारी से होता है, तो वो एक ताकत बन जाता है। तो अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, आप और कितनी देर तक दूसरों की भावनाओं से कंट्रोल होते रहेंगे? कब तक कोई आपकी पुरानी चोट को छुए और आप उसी पल एक रिएक्शन बन जाएं? शायद अब वक्त है उन डोरियों को काटने का, पीछे हटने का, एक रहस्य बनने का। क्योंकि जब आप उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इमोशनल रूप से हर वक्त हाजिर रहने का जाल। आपको बचपन से यह सिखाया गया है कि हर वक्त सबके लिए मौजूद रहो, तुरंत जवाब दो, सबको खुश रखो, हाँ कहो, चाहे दिल में ना ही क्यों ना हो। आपको ये यकीन दिलाया गया कि आपकी असली कीमत इस बात में है कि आप दूसरों के लिए कितने हाजिर रहते हैं। लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई सुनो जो शायद किसी ने इतनी साफगोई से आपको कभी नहीं बताई। ये जो बेइंतहा हाजिरी है, ये कोई अच्छाई नहीं है, ये एक कैद है। और जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आपको हर वक्त उपलब्ध रहना है, चाहे भावनात्मक रूप से हो या और किसी भी रूप में, तब तक लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, आपका सारा जोश खींच लेंगे और जैसे ही आप उनके काम के नहीं रहेंगे, आपको भुला देंगे। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप हमेशा हाजिर रहते हैं, तो आप दूसरों के लिए पूरी तरह से समझ में आने वाले, यानी प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। और जो चीज बार बार एक जैसी हो, वो एक औजार बन जाती है। लोग आपको एक इमरजेंसी बटन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। जब उन्हें तसल्ली चाहिए, ध्यान चाहिए, अपनी बात की तस्दीक चाहिए, वो आपको दबा देते हैं। और जब मन भर गया, तो फिर आपको एक कोने में रख देते हैं। मगर आपको इसका अंदाजा नहीं होता, क्योंकि आप एक भ्रम में जी रहे होते हैं कि अगर आप सबके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, तो कभी ना कभी कोई आपके लिए भी रहेगा। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। कार्ल युंग ने पर्सोना की बात की थी, एक नकाब जो हम सब पहनते हैं ताकि हमें लोग अपनाएं, हमसे मोहब्बत करें, हमें पहचानें। और यही नकाब हमें हर वक्त ज्यादा उपलब्ध बनाए रखता है। आप कहते हैं ठीक हूं जब अंदर से टूट रहे होते हैं। आप थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हर मैसेज का जवाब तुरंत देते हैं। आप खुद को बार बार समझाते हैं, सफाई देते हैं, जैसे आपको दुनिया को कुछ साबित करना है। पर हकीकत यह है, जितना आप खुद को दूसरों की जिंदगी के मंच पर रखते हैं, उतना ही आप खुद की जिंदगी से गायब हो जाते हैं। हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहना
ये खुद को धीरे धीरे छोड़ देने का एक तरीका है। ये एक छिपा हुआ तरीका है जिससे हम लोगों की मंजूरी हासिल करना चाहते हैं, अस्वीकृति से बचना चाहते हैं और दूसरों को अपना अच्छा चेहरा दिखाकर उन्हें कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन ये कंट्रोल सस्ता नहीं आता। इसकी कीमत होती है आपकी शांति। आपकी जानदार ऊर्जा ऐसे बढ़ती रहती है जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगी, जबकि सच ये है वो बेहद सीमित है। जो लोग आपको हर वक्त उपलब्ध देखना चाहते हैं, दरअसल वो आपको नहीं चाहते, वो चाहते हैं जो आप उन्हें देते हैं। तसल्ली, साथ, ध्यान बटाने का जरिया और भावनात्मक आराम। मगर जब आप बदलते हैं, जब आप सीमाएं तय करते हैं, जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं, वही लोग परेशान हो जाते हैं। कहते हैं तुम अजीब हो गए हो। ये इसलिए नहीं है कि आप बदल गए हैं, बल्कि इसलिए है कि अब आप उनके मतलब के नहीं रहे। और अब बात करते हैं इस खेल की सबसे बेरहम हकीकत की। जितने ज्यादा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, उतनी ही आपकी कीमत उनकी नजर में गिरती है। क्योंकि जो चीज हर वक्त मिलती रहे वो एक जज्बाती चिथड़ा बन जाती है। जिस चीज को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। जो हर वक्त पास रहे, उसकी कद्र कोई नहीं करता। तो अब रुकिए और सोचिए, कौन वाकई आपके वक्त का हकदार है? कौन आपकी मौजूदगी, आपका ध्यान, आपकी सुनवाई डिजर्व करता है? या फिर ये सोचिए, कौन आपकी गैर मौजूदगी का हकदार है? मगर इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें एक बुनियादी चीज समझनी होगी। हम इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों करते हैं? हम इतनी आसानी से झुक क्यों जाते हैं? क्यों हम बार बार ये महसूस करते हैं कि हमें जवाब देना है, सफाई देनी है, सामने वाले को खुश करना है? इसका जवाब छुपा है उस चीज में जिसे कार्ल युंग ने साइकिक एनर्जी कहा, और यही वो बात है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। क्योंकि आपकी ऊर्जा ही आपका सबसे बड़ा खजाना है, और अगर आपने इसे संभालना नहीं सीखा तो कोई और इसे आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मन की ताकत को समझो। कार्ल इंसानी दिमाग को कभी एक ऐसी मशीन नहीं मानते थे जो बिना सोचे समझे बस हर चीज पर प्रतिक्रिया देती है। उनके अनुसार हमारा मन एक ऊर्जा प्रणाली की तरह है, जहां हर सोच, हर भावना और हर कर्म हमारे अंदर की ऊर्जा को खर्च करता है। अब असली सवाल ये है, क्या आप खुद तय कर रहे हो कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च हो, या फिर आप ये हक दुनिया को दे चुके हो? हर बार जब आप बिना सोचे जल्दी से रिएक्ट करते हो तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा जाया कर रहे होते हो। जब आप किसी बेकार की आलोचना का जवाब देते हो जो ध्यान देने लायक भी नहीं थी, जब कोई उकसावे में लाकर आपको अपनी बात मनवाने पर मजबूर करता है और आप उसमें उलझ जाते हो, जब आप ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो जो आपकी कदर ही नहीं करते, तब आप अपनी अंदरूनी शक्ति उन चीजों में डाल रहे हो जो आपको कुछ भी वापस नहीं देती। कार्ल ने एक गहरी बात कही थी, जिस चीज का तुम विरोध करते हो वही चीज बार बार सामने आती है। यानी जितना ज्यादा आप रिएक्ट करते हो, उतना ही ज्यादा आप उसी चीज से बनते चले जाते हो। जो लोग हर वक्त थके हुए, खोए हुए और टूटे हुए महसूस करते हैं, वो कमजोर नहीं होते, बस उनकी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही होती है। और जब कोई इंसान हर वक्त थका हुआ होता है तो वो बहुत जल्दी दूसरों के हाथों का शिकार बन जाता है। ऐसे लोग जो चालाक होते हैं, मौका परस्त होते हैं, वो ये बात जल्दी समझ जाते हैं कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना नहीं जानते। उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते हो, और फिर वो इसका फायदा उठाते हैं। कार्ल का कहना था कि एक स्वस्थ मन वही होता है जो अपनी ऊर्जा को अपने अंदर ही सहेज कर रखता है। इसका मतलब ये है कि बिना अपराध बोध के ना कहना सीखो, चुप रहना सीखो, बिना ये महसूस किए कि तुम डरपोक हो। कुछ करने से पहले बस देखना और समझना सीखो, क्योंकि असली ताकत रिएक्शन में नहीं होती। असली ताकत ये चुनने में होती है कि कब और कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। ये तभी संभव है जब आप खुद को इतना गहराई से जान लो कि अपनी ही भावनाओं और झुकावों को पहचान सको। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी अधूरी बातचीत की वजह से आपकी नींद उड़ गई? कितनी बार आपने घंटों तक ये सोचा है कि उस वक्त आपको क्या जवाब देना चाहिए था, या फिर ये समझने में लगे रहे कि किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? ये सब मानसिक ऊर्जा का नुकसान है, बिना किसी वापसी के। आप उन भूतों को जिंदा रखे हुए हो जो कब के मर जाने चाहिए थे। आप उन रिश्तों, उन आदतों और उन परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा दे रहे हो जो सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि आप लगातार उन्हें प्रतिक्रिया देते जा रहे हो। मानसिक ऊर्जा एक तरह की सुरक्षा कवच की तरह होती है। जब इसे संभाल कर रखा जाता है तो आपके अंदर एक प्रभाव पैदा होता है। आप किसी कमरे में चुपचाप भी दाखिल हो जाएं तो भी लोग आपको महसूस करते हैं, इज्जत देते हैं।
लेकिन जब आपकी ऊर्जा इधर उधर बहने लगती है तो आप गायब से हो जाते हैं, कमजोर, भावुक और हर छोटी बात पर टूट जाने वाले। और ये दुनिया ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी रहम नहीं रखती। इसलिए अब खुद से पूछो, क्या चीजें हैं जो आपको बार बार गुस्से में ला देती हैं? कौन सी बातें हैं जो आपको बिना सोचे समझे जवाब देने पर मजबूर कर देती हैं? यही वो जगहें हैं जहां से आपकी ऊर्जा बह जाती है और इन्हीं पर आपको काम करना है। इसलिए नहीं कि आपको पत्थर दिल बनना है, बल्कि इसलिए ताकि आप खुद के मालिक बन सको। और अब आती है कार्ल की सबसे जरूरी सीख। जब आप अपनी ऊर्जा को बचा कर रखते हो तो जो उम्मीदें और नकली पहचानें दूसरों ने आप पर थोप रखी हैं वो टूटने लगती हैं। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अब हम एक अंधेरे इलाके में दाखिल हो रहे हैं, वो इलाका जहां चुपचाप मन की चोरी होती है। अगले हिस्से में हम ये समझेंगे कि कैसे कुछ लोग आपकी ऊर्जा से अपना फायदा उठाते हैं और क्यों जब आप खुद को उपलब्ध करना बंद कर देते हो तो उनके सारे खेल खत्म हो जाते हैं। अब तैयार हो जाइए उन आंखों में देखने के लिए जो आपको हमेशा चूसती रही हैं और आपको कभी पता भी नहीं चला। जब आपकी चुप्पी दूसरों को बेनकाब कर देती है, आपको लगता है कि आप सब कुछ काबू में रखे हुए हों। आप मानते हो कि आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी सोच समझ का नतीजा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है और ये काफी गहरी और काली है। आपकी ज्यादातर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पहले से प्रोग्राम की हुई होती हैं और जो लोग ये समझते हैं वो आपको बड़ी आसानी से मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मौकापरस्त लोग ना जोर से बोलते हैं, ना धमकाते हैं और ना ही जबरदस्ती करते हैं। उन्हें बस आपकी कमजोर नस पता होती है और जैसे ही वो उस बटन को दबाते हैं आप प्रतिक्रिया देने पर मजबूर हो जाते हो, हर बार। कार्ल ने इस प्रक्रिया को प्रोजेक्शन कहा, यानी एक मनोवैज्ञानिक तरीका जिसमें लोग वो सब दूसरों पर थोप देते हैं जो वो खुद के अंदर देखने से डरते हैं। लेकिन इस बात का एक और पहलू है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब दूसरे लोग आप पर अपनी सोच और छवियां थोपते हैं तब आप भी उनके लिए एक खाली कैनवस बन जाते हो। और जितना ज्यादा आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध होते हो उतना ही ज्यादा लोग आप पर अपनी उम्मीदें, इच्छाएं और अधूरी पहचानें थोपने लगते हैं। आपको वो दोस्त याद है जो सिर्फ तब याद करता है जब उसकी जिंदगी में कोई मुसीबत हो? वो पार्टनर जो हमेशा चाहता है कि आप ही उसकी हर परेशानी का हल निकालें? या वो इंसान जो आपकी तारीफ करता है मगर सिर्फ तब तक जब तक आप उसके काम आ रहे हो? ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये लोग आपसे नहीं जुड़ रहे, ये तो उस छवि से जुड़ रहे हैं जो उन्होंने आपके बारे में अपने मन में बना रखी है। वो किरदार जो आपने खुद ही निभाना कबूल कर लिया। और क्यों किया? क्योंकि आपको डर है। डर कि अगर आपने साथ ना दिया तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। डर कि अगर आपने ना कहा तो कोई आपको प्यार नहीं करेगा। डर कि अगर आप पीछे हटे तो कोई आपको छोड़ देगा। सबसे खतरनाक नियंत्रण चिल्लाकर नहीं किया जाता, वो होता है उस चुप्पी में जो अपराध बोध से भरी होती है। जब आपको लगता है कि आप किसी के कर्जदार हों, जब आप मान बैठते हो कि आपको हर बार उपलब्ध रहना है, मदद करनी है, समझना है, भले ही अंदर से आप खुद बिखर रहे हो। और यही असली बात छुपी है। एक चालाक इंसान को आपको पूरी तरह कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। उसे बस ये चाहिए कि आप हर बार वैसे ही प्रतिक्रिया दो जैसे आप हमेशा देते आए हो। मगर जैसे ही आप रुकते हो, जैसे ही आप ना कहना शुरू करते हो, जवाब देने के बजाय चुप रहना चुनते हो या खुद को कुछ देर के लिए पीछे खींच लेते हो, उनकी बनाई हुई छवि बिखरने लगती है। वो नकाब जो उन्होंने आपके चेहरे पर चढ़ा रखा था अब गिरने लगता है। और ये चीज उन्हें बहुत बेचैन कर देती है, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आता कि आप असल में हो कौन। और इससे भी ज्यादा तकलीफदेह ये है कि अब उन्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। आपकी उपलब्ध न होना वाली स्थिति उनके लिए खतरा बन जाती है, क्योंकि अब उन्हें अपनी अंदरूनी खालीपन से सामना करना पड़ता है। आपकी चुप्पी उनके अंदर का शोर उजागर कर देती है, वो शोर जिसे उन्होंने सालों से छुपा रखा था। और फिर आता है हमला, आलोचना, भावनात्मक ड्रामा, उलाहने, नाराजगी। ये सब इसलिए नहीं कि आप गलत हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अब उनकी सहूलियत वाला आईना बनना बंद कर दिया है। कार्ल ने कहा था, हम रोशनी की कल्पना करके ज्ञानी नहीं बनते, बल्कि तब बनते हैं जब हम अपने अंधकार को पहचानते हैं। जब आप पीछे हटते हो, जब आप उस चक्र को खाना देना बंद कर देते हो, तब सामने वाले का साया बाहर आने लगता है। और ये उन लोगों के लिए असहनीय होता है जो सालों से आपको अपने दुख, डर और कमजोरियों से भागने का जरिया बना चुके होते हैं। मगर अब सवाल है, आप क्या तैयार हो? क्या आप उस असुविधा को झेलने के लिए तैयार हो जो तब आती है जब लोग आपको समझ नहीं पाते? क्या आप उस चुप्पी को सहने के लिए तैयार हो जो उस रिश्ते के टूटने के बाद आती है?
क्योंकि ठीक उसी चुप्पी में एक नए किस्म की ताकत जन्म लेती है। और अब हम बात करेंगे उस ताकत की कि कैसे चुप रहना इंसानी मन की सबसे ताकतवर और निर्णायक हथियार बन सकता है, और कैसे ये एकदम से आपकी और दुनिया की पूरी बातचीत का तरीका बदल देता है। चुप्पी एक मनोवैज्ञानिक हथियार जो आपकी आत्मा को बचाता है। आज का जमाना शोर से भरा हुआ है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई जल्दी जवाब देना चाहता है, हर कोई किसी बहस को जीतना चाहता है, चाहे उसकी कीमत खुद की शांति ही क्यों ना हो। लेकिन एक ताकत है जो बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग उसे साध पाते हैं। चुप्पी की ताकत। यह कोई कमजोरी की चुप्पी नहीं है, ना ही डर की, ना ही पलायन की। यह है एक जागरूक, रणनीतिक और बेपनाह स्पष्ट चुप्पी। ऐसी चुप्पी जो कोई शून्यता नहीं बल्कि एक जिंदा उपस्थिति होती है। झुंग ने चुप्पी को कभी भी खालीपन नहीं माना, बल्कि आत्म परिवर्तन की उर्वर जमीन कहा। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तभी आप देखना शुरू करते हो, और जब आप देखना शुरू करते हो तब आपको वो पैटर्न दिखते हैं जो पहले आपकी नजर से छूट जाते थे। भावनात्मक दोहराव, मनोवैज्ञानिक चालें और आत्म तोड़ने वाले चक्र। चुप्पी आपको स्पष्टता देती है, और ये स्पष्टता खतरनाक होती है, खास तौर पर उनके लिए जो आपको नियंत्रित करके जीते हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग घबरा जाते हैं जब आप जवाब नहीं देते, जब आप सफाई नहीं देते, जब आप बस गायब हो जाते हो? ऐसा इसलिए नहीं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी चुप्पी उनके बनाए हुए कहानी पर से उनका नियंत्रण छीन लेती है। जब आप बोलते हो आप अभी भी खेल में हो, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो आप खेल के नियम ही बदल देते हो। और ये उन लोगों के लिए बहुत परेशान कर देने वाला होता है जो आपकी प्रतिक्रिया से ही जिंदा थे। सच्ची चुप्पी कोई आवाज की गैर मौजूदगी नहीं है, वो है आपकी ऊर्जा पर आपका संपूर्ण अधिकार। वो है ये जानबूझकर किया गया निर्णय कि आप किसी और के उबाल पर नहीं बहोगे। वो है उस लड़ाई में हिस्सा ना लेने का चुनाव जिसकी थकान आपकी आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कार्ल ने कहा था कि स्वयं को पाना, यानी जो आप वास्तव में हो, उसकी प्रक्रिया में ये दूरी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ चुप्पी में ही आप खुद की आवाज सुन सकते हो, बिना दुनिया की दखल अंदाजी के। लेकिन ये मत समझना कि चुप्पी मुफ्त आती है, इसकी भी एक कीमत होती है। ये आपको दूर कर देगी उन लोगों से जो सिर्फ उस किरदार को महत्व देते थे जो आप उनके लिए निभा रहे थे। आप उन्हें ठंडे, दूर, घमंडी लगने लगेंगे, क्योंकि अब आप उनकी बनाई हुई छवि में फिट नहीं बैठते। लेकिन असल में ये उनकी परेशानी है, क्योंकि उन्होंने आपकी गहराई नहीं देखी थी, बस आपकी उपयोगिता देखी थी। और यही है कड़वा सच। जितना आप परिपक्व होते जाओगे उतने ही शब्दों के साथ सावधान हो जाओगे, क्योंकि आप समझने लगते हो कि हर एक वाक्य आपकी ऊर्जा का निवेश है, और हर कोई उस सच्चाई का हकदार नहीं होता जो आपके शब्दों में छुपी होती है। कभी कभी चुप्पी कोई पलायन नहीं बल्कि स्वराज्य होती है, वो भाषा जो सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिन्हें अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। चुप्पी असहज होती है क्योंकि ये सामने वाले को उसके अपने विचारों से जूझने पर मजबूर कर देती है, उसके अपने ही आंतरिक शोर को उजागर कर देती है। और ये असहजता कई बार आपकी किसी भी दलील से ज्यादा प्रभावशाली होती है। आपको अपनी अनुपस्थिति को समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बोलती है। और जो लोग इससे परेशान हो जाते हैं वो दिखा देते हैं कि उनका नियंत्रण आपकी अस्थिरता पर टिका था। लेकिन सबसे ताकतवर चुप्पी वो नहीं होती जो सामने वाले को डिगा दे, बल्कि वो होती है जो आपको भीतर से फिर से जोड़ती है, जो आपको बाहरी मंजूरी से ऊपर उठा देती है, जो आपको आपकी असली ऊर्जा से, आपकी आत्मा से फिर से जोड़ती है। और अब बारी है इस ऊर्जा को समझने की। कैसे आप अपनी ऊर्जा को जागरूकता के साथ खर्च करें, कहाँ लगाएं, कहाँ रोकें, और सबसे अहम, कहाँ उसे बर्बाद होने से बचाएं। क्योंकि अब वक्त है अपने भीतर की आत्मा से चुनिंदा रिश्ते बनाने का, न कि दुनिया की हर आवाज पर अपना चैन लुटाने का। जागरूक अनुपलब्धता, खुद से किए गए एक सच्चे वादे की शुरुआत। सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। अगर आप अब भी हाँ कहते हो जब दिल से ना कहना चाहते हो, अब भी उन मैसेजों का जवाब देते हो जो आपको परेशान करते हैं, बेमतलब की बातचीतों में हिस्सा लेते हो, और उन रिश्तों को ढोते रहते हो जो अब सिर्फ आदत बन चुके हैं। जागरूकता अगर क्रिया में न उतरे तो वो सिर्फ आत्म धोखा है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब आप पूरे इरादे से तय करते हो कि अब आप चुनिंदा बनेंगे, और इसके लिए चाहिए भावनात्मक अनुशासन। जागरूक अनुपलब्धता का मतलब ये नहीं कि आप ठंडे, घमंडी या बेरुख हो रहे हो। इसका मतलब है कि अब आप हर किसी के लिए हर समय
किसी भी वजह से उपलब्ध नहीं होंगे। अब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति के स्वामी बनते हो। और ये क्रांति शुरू होती है छोटे छोटे कदमों से। हर संदेश का तुरंत जवाब न देना, प्रतिक्रिया से पहले गहरी सांस लेना, किसी बहस से खुद को खींच लेना, फोन को बिना अपराध बोध के बंद कर देना, आज नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं या मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा कह देना। और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी अनुपस्थिति का कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी चुप्पी की सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप किसी के आर्नी नहीं हैं सिवाय खुद के। लेकिन यही बात बहुतों को नागवार गुजरेगी, क्योंकि जब आप अपनी सफाई देने से मना करते हो, आप उनसे वो ताकत छीन लेते हो जिससे वो आपको एक ऐसे भावनात्मक ढांचे में बांधते थे जिसमें आप हमेशा समझदार, उपलब्ध और मददगार बने रहते थे। जुंग ने कहा था कि हर व्यक्ति के आत्मनिर्माण की प्रक्रिया एक एकांत से होकर गुजरती है, लेकिन वो कोई निराशाजनक अकेलापन नहीं, वो एक पवित्र एकांत होता है। एक ऐसी भीतरी वापसी जहां आप दुनिया के शोर के बिना अपनी ही आवाज दोबारा सुनते हो, जहां आप अपनी पहचान फिर से बनाते हो, दूसरों की नजरों से नहीं बल्कि अपने भीतर के केंद्र से। एक अच्छा पैमाना है अपनी आत्मिक प्रगति को परखने का। ध्यान दो, कौन लोग आपसे दूर होने लगते हैं जब आप और शांत होने लगते हो? कौन आपको उकसाने की कोशिश करते हैं जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो? कौन कहते हैं कि तुम बदल गए हो जब आप पहली बार खुद की रक्षा करना सीखते हो? ये कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि सबूत है कि आप अब मुक्त हो रहे हो। शुरू में अनुपलब्ध होना असहज लगता है, गिल्टी फील होगा, लगेगा आप स्वार्थी हो गए हो, लोग कहेंगे आप कठोर हो गए हो। लेकिन ये सब उस पुराने आप की टूटन का हिस्सा है जिसे पूरी उम्र दूसरों को प्राथमिकता देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ये असहजता सिर्फ आपको नहीं होती, बल्कि उन सभी को भी होती है जिन्होंने आपकी पुरानी, सभी को हाँ कहने वाली छवि से फायदा उठाया था। जागरूक अनुपलब्धता आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। जब आप दुनिया को ना कहते हो तो आप खुद को हाँ कह रहे होते हो। जब आप किसी जहरीले माहौल से हटते हो तो आप कह रहे होते हो कि आपकी शांति किसी भी झूठे रिश्ते से ज्यादा कीमती है। और जब आप सफाई देना बंद करते हो तब लोग आपको सच में सम्मान देने लगते हैं। शायद कम लोग, लेकिन असली लोग। हर कोई इस तरह की उपस्थिति के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होते हो तो सामने वाला अपने ही जख्मों से रूबरू होता है। उसे दिखता है कि वो आपकी भावनात्मक अव्यवस्था पर कितना निर्भर था अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए। और फिर आता है वो पल जहां सब कुछ टूटता है। उसके साथ आता है दर्द, अकेलापन, वो भ्रम कि आप कुछ खो रहे हैं, जबकि सच तो ये है आप खुद को पा रहे होते हैं। अब सवाल ये है, इस दूरी के बाद क्या होता है? क्या होता है उस चुप्पी के बाद? आखिरी भाग में हम बात करेंगे उस पुनर्जन्म की, जो सिर्फ तब होता है जब आप गलत समझे जाने की हिम्मत रखते हो, अकेले रहने की ताकत रखते हो और खुद को पूरा करने का साहस रखते हो अपने ही दम पर। क्योंकि अब वक्त है समझने का, मजबूत इंसान की तन्हाई ही असली आजादी की राह है। मजबूत लोगों की तन्हाई और आत्मा का पुनर्जन्म। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध होना बंद कर देते हो तो कुछ गहरा होने लगता है। सबसे पहले आता है सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो भीतर से चीखता है। आप सोचते हो, क्या मैंने सही किया? क्या मैं ज्यादा कठोर हो गया हूं? क्या मैं उन लोगों को खो रहा हूं जो मुझे पसंद करते थे? लेकिन धीरे धीरे यही सन्नाटा रूपांतरित होने लगता है। वो सन्नाटा अब शुद्ध करता है, शांत करता है, चिकित्सक बनता है। और फिर आता है अकेलापन। लेकिन ये कोई कमी या शून्यता वाला अकेलापन नहीं, ये है पूर्ण उपस्थिति का अकेलापन, अपनी उपस्थिति का। ये वो तन्हाई है जो सिर्फ मजबूत महसूस कर सकते हैं, जो अब खुद को खोकर किसी और को पाने की कोशिश नहीं करते। जहां कभी भ्रम था अब स्पष्टता है, जहां बेचैनी थी अब शांति है, जहां जरूरतमंद भावनाएं थीं अब एक नई ताकत है, अपने भीतर पूर्ण होने की ताकत। कार्ल ने कहा था, अपने असली स्वरूप को पाने की प्रक्रिया में तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ता है, अपने मुखौटे से खुद को अलग करना पड़ता है, थोड़ा वक्त अकेले चलना पड़ता है। और यही आप कर रहे हो जब आप जागरूक रूप से अनुपलब्ध होना चुनते हो। आप दुनिया से भाग नहीं रहे, आप खुद के पास लौट रहे हो। अब आप सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले नहीं बल्कि रचना करने वाले बनते हो। अब आप हालातों से गढ़े नहीं जाते बल्कि भीतर से अपनी हकीकत गढ़ते हो। जो लोग आपकी अनुपस्थिति से असहज हो जाते हैं वो ये दिखाते हैं कि उन्हें आप नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए था आपका किरदार। अब जब आप उस रूप में फिट नहीं होते तो वो नहीं जानते आपके साथ क्या करें। और यही सबसे बड़ी आजादी है। आप लोगों को खो देंगे पर खुद को पालेंगे।
आप कई जगहों से दूर हो जाएंगे पर अपनी असली पहचान से जुड़ जाएंगे। आप गलत समझे जाएंगे पर पहली बार सम्मानित भी होंगे, क्योंकि जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते तभी आप कीमती बनते हो। और भूलिए मत, ये एक पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत, एक ऐसी जिंदगी का आरंभ जहां आप अब सिर्फ भावनात्मक टुकड़ों, मानसिक खेलों या प्यार के नाम पर मिलने वाले खालीपन के लिए नहीं रहेंगे। अब आप सिर्फ वही स्वीकार करेंगे जो आपकी शांति, आपकी सच्चाई और आपकी पूर्णता से मेल खाता हो। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर का एक हिस्सा पहले से तैयार है इस नई राह के लिए। वो हिस्सा जो समझ चुका है कि अगर किसी से प्यार पाने के लिए आपको खुद को छोड़ना पड़े तो वो प्यार कभी सच्चा नहीं था। सच्चा आत्मसम्मान वहीं शुरू होता है जहां आप खुद को चुनते हैं, चाहे वो कीमत हो कुछ वक्त अकेले रहने की। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप तैयार हो गलत समझे जाने के लिए, इनकार, तिरस्कार या आलोचना झेलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप अब अपने अंदर की आजादी को चुनते हो? अगर इस संदेश ने आपका दिल छुआ, अगर ये बातें आपके सच के करीब लगी, तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपनी शांति को चुनता हूं। देखते हैं कितने लोग इस बदलाव के लिए तैयार हैं। और हाँ, अगला वीडियो जरूर देखना, ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जितना आप सोचते हो। मिलते हैं वहां।